क्या होती है शादीशुदा पुलिस वाले की जिंदगी जब एक खतरनाक खेल में बदल जाती है। गांव की दो सुंदर लड़कियों के आकर्षण में फंसे इस पुलिस वाले ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर खुद को एक गहरी साजिश में फंसा लिया। एक वायरल वीडियो जो सब कुछ उजागर कर देता है, उसकी जिंदगी को पलट कर रख देता है। यानी कैसे ये वीडियो उसके भविष्य को तहस नहस करता है और एक खौफनाक मोड़ में ले जाता है। इस दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी को पूरा सुने, क्योंकि ये एक गलती की दास्तां है जो पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देती है। वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे चैनल क्राइम स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी की शुरुआत औरंगाबाद अहीर नामक एक गांव से होती है, जो गुलावटी थाने के अंतर्गत आता है। इसी गांव में प्रवीण कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका एक बेटा था पंपी यादव, जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि एक दिन वो पढ़ लिख कर देश की सेवा करेगा, चाहे वो आर्मी में जाए या फिर पुलिस में। आखिरकार 2015 में उसका सपना पूरा होता ही है, जब मेरिट पर भर्ती निकलती है और पंपी यादव उसमें हिस्सा लेता है। हालांकि ये भर्ती कुछ विवादों की वजह से कोर्ट में चली गई और इस वजह से काफी देरी भी हो गई। मामला कई सालों तक कोर्ट में उलझा रहा, लेकिन आखिरकार 2018 में कोर्ट के आदेश के बाद बहाली शुरू हुई और पंपी यादव पुलिस में भर्ती हो गया। पंपी यादव ने कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया था। ट्रेनिंग के दौरान उसने बहुत कुछ सीखा और हर चुनौती का डटकर सामना किया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में हुई। अब वो वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार था। पंपी यादव का सपना आखिरकार पूरा हो चुका था और अब वो गर्व से खुद को पुलिसकर्मी कह सकता था। जब पंपी यादव पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करके घर वापस आता है तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से होता है। उसके माता पिता की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। गांव के लोग भी बहुत खुश थे कि उनके बीच से कोई पुलिस में भर्ती हुआ है। पंपी के दोस्त और साथी भी खुशी खुशी उसका वेलकम कर रहे थे। पूरे गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था। हर कोई पंपी की उपलब्धि का जश्न मना रहा था। पंपी यादव की पत्नी भी इस खुशी में पीछे नहीं थी। आखिरकार उसका पति अब पुलिस वाला बन चुका था और वो गर्व महसूस कर रही थी कि अब उसे पुलिस वाले की बीवी कहलाने का सम्मान मिलेगा। पति के लिए गर्व और खुशी दोनों ही थे। साल 2012 में पंपी यादव की शादी गांव कोबरा थाना ककोर निवासी मंजू के साथ हुई थी। शादी के बाद उनका शादी का जीवन खुशी से बीतने लगा और कुछ ही सालों में उनके घर 3 प्यारे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। पंपी और मंजू दोनों अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। पंपी का पुलिस में भर्ती होने के बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था और वो दिल से खुश था कि उसका सपना पूरा हो गया था। जब पंपी यादव छुट्टी पर घर आया तो उसे 15 से 20 दिनों की छुट्टी मिली थी, लेकिन इन छुट्टियों के दौरान उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन जब वो गांव में घूमने के लिए निकला तो उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक लड़की प्राची से हुई। प्राची देखने में बेहद खूबसूरत थी। जब पंपी ने उसे देखा तो उसकी नजरें उस पर टिक गईं। पुलिस वाले बनने का आत्मविश्वास और वर्दी का रुतबा उसकी चाल में साफ झलक रहा था। प्राची ने भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जिससे पंपी का दिल धड़क उठा। प्राची ने पूछा, और क्या हाल चाल है? पंपी ने जवाब दिया, सब ठीक ठाक है, तुम सुनाओ। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और दोनों के बीच एक सहज सी नजदीकी बनने लगी। थोड़ी देर बाद पंपी ने झिझकते हुए कहा, तुम अपना नंबर दे दो, तुमसे कभी कभी बात करना चाहता हूँ। प्राची ने बिना सोचे मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी मम्मी का नंबर है, मुझसे इसी पर बात करना। पंपी ने नंबर सेव कर लिया और उसे लगा कि अब उससे बात करने का बहाना मिल गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये दोस्ती उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाली थी। जैसे ही पंपी ने हिम्मत जुटाकर प्राची को फोन किया, उसने फोन उठा लिया। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होने लगी। पंपी को प्राची से बात करने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद बातें इतनी बढ़ गईं कि पंपी ने सीधे बोल दिया, तुम बेहद खूबसूरत हो, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्राची भी अब इस बातचीत में पूरी तरह शामिल हो चुकी थी। उसने बिना किसी झिझक के कहा, ठीक है,
बताओ कहाँ मिलना है। पंपी ने एक सुनसान जगह का नाम बताया जहां दोनों बिना किसी की नजर में आए मिल सकते थे। पंपी रात करीब 9 बजे उस जगह पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद प्राची भी आ गई। चांदनी रात में उनकी बातें एक अलग दिशा में मुड़ गईं और उनकी नजदीकियां बढ़ी, जिससे उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। कुछ ही मुलाकातों ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। जैसे आप समझ ही गए होंगे, पहले मोबाइल नंबर लेना और फिर 2 दिनों के भीतर सुनसान जगह पर मिलकर संबंध बनाना। प्राची की एक सहेली थी सोनिया, जो मेरठ से आती थी और अक्सर प्राची से मिलने आती रहती थी। एक दिन पंपी की नजर सोनिया पर पड़ी। पंपी ने प्राची से कहा, तुम वाकई खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी सहेली सोनिया उर्फ गुड्डन भी बेहद खूबसूरत है, उससे भी मिलवा दो। प्राची बोली, ठीक है, कल मैं उसे लेकर आऊंगी। अगली रात करीब 11 बजे पंपी उसी सुनसान जगह पर इंतजार कर रहा था। प्राची अपनी सहेलिया सोनिया के साथ वहां आ गई। उस दिन पंपी ने सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वो भी प्राची के सामने। समय बीतता गया और अब पंपी कभी सोनिया के साथ तो कभी प्राची के साथ संबंध बनाता रहा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पंपी अपनी ड्यूटी पर लौट गया, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने वो घर आता और दोनों से मिलता। पंपी अपनी सैलरी से वो दोनों लड़कियों को भी कुछ पैसे दे दिया करता था। प्राची और सोनिया बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास पैसे भी थे और एक पुलिस वाले से संबंध भी। पंपी की बीवी को इन सब की कोई भनक नहीं थी और जो कुछ भी हो रहा था वो सब घर के बाहर ही चल रहा था। 2024 का साल था। 16 जुलाई की रात पंपी यादव गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद मुरादनगर के ईवीएम स्टोर की सुरक्षा में तैनात था। पंपी के साथ ज्ञान सिंह नामक एक और सिपाही की भी ड्यूटी लगी हुई थी। रात 8 बजे के करीब ध्यान सिंह किसी काम से बाहर गए हुए थे और जब आधे घंटे बाद लौटे तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उनका साथी पंपी यादव खून से लथपथ जमीन पर मृत पड़ा था। ज्ञान सिंह ने तुरंत ही बड़े अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पंपी यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब पुलिस ने इस हत्या की तफ्तीश शुरू की। पुलिस कमिश्नर अजय सिंह खुद इस मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन जांच के दौरान कोई ठोस सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा। 16 जुलाई की रात 8 बजे के करीब पंपी यादव का मोबाइल उसके पास ही था, लेकिन वो लॉक था। किसी तरह पुलिस ने मोबाइल को अनलॉक किया और उनमें कुछ ऐसे सुराग तलाशने की कोशिश की जिससे मामले की परतें खुल सकें। जांच में पुलिस को पंपी यादव के मोबाइल से कई अहम कॉल्स और मैसेज मिले जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सकते थे। इस 3 मिनट की वीडियो को पंपी यादव ने अपनी मौत से पहले खुद रिकॉर्ड किया था कि उसने खुद अपनी जान ली है और उसे किसी ने नहीं मारा। पंपी यादव ने सरकारी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। अब सवाल ये उठता है कि जब पंपी की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, वो एक सफल पुलिसकर्मी था, उसका परिवार खुश था, तो आखिर उसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम क्यों उठाया? दरअसल पंपी की जिंदगी में प्राची और सोनिया नाम की 2 लड़कियां थीं जिनके साथ उसका संबंध था, लेकिन इन दोनों के साथ एक और लड़का था जिसका नाम अमित था, जो सोनिया का बॉयफ्रेंड था। जब अमित को पता चला कि पंपी पुलिस में है और दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, साथ ही उनके खर्चे भी उठाता है, तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। अमित ने प्राची और सोनिया से कहा कि अगर वो पंपी के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय उसका वीडियो और कुछ फोटो खींच ले तो उसे ब्लैकमेल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। यह योजना दोनों लड़कियों को काफी पसंद आई और उन्होंने पंपी के साथ संबंध बनाते समय उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद इन तीनों ने पंपी को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। वे उसे धमकाने लगे कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। पंपी को डर था कि अगर वीडियो वायरल हो गया तो उसकी इज्जत और नौकरी दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसी मानसिक तनाव के चलते पंपी यादव ने आखिरकार आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाया। 2 साल तक पंपी यादव लड़कियों को पैसे देता रहा, कभी 50,000 तो कभी 1 लाख रुपए। धीरे धीरे उसने 6 लाख तक दे दिए थे। पंपी की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। वो अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए लगातार लड़कियों को पैसे दे रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके पास पैसे पूरी तरह से खत्म हो गए। एक दिन फिर से लड़कियों ने उसे फोन किया और कहा तुरंत 1 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जमा करें, वरना वो उसका वीडियो वायरल कर देंगी।
और उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवा देंगी। अब पंपी यादव की परेशानियां और बढ़ गई। उसके पास और पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी में पंपी ने अपनी पत्नी मंजू से कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और उसे गहने देने की जरूरत है। मंजू, जो बहुत समझदार थी, बिना कुछ पूछे अपने गहने उतारकर पंपी को दे देती है। पंपी यादव उन गहनों को बेचकर लड़कियों की मांग पूरी करता है और उन्हें पैसे दे देता है। समय बीत रहा था और जब भी पंपी की सैलरी आती थी, लड़कियों को इसका पता चल जाता था और वो उसे पैसे देने के लिए दबाव डालने लगती थी। पंपी अपनी पूरी सैलरी उन लड़कियों को दे देता था। उसकी हालत अब और भी बदतर हो चुकी थी। पैसे की तंगी के साथ साथ अब उसका परिवार भी उससे नाराज हो गया था। जो लोग पहले उसकी पुलिस की नौकरी पर गर्व करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे थे और बात करना भी बंद कर चुके थे। उसकी पत्नी मंजू भी गुस्से में थी, लेकिन जब पंपी परेशान होकर रोता था तो वो उसे दिलासा देती थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि पंपी आखिर किसे पैसे दे रहा है और क्यों इतना परेशान है। मंजू को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति पैसों का क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उसका साथ दे रही थी। हालात और बिगड़ते गए। एक दिन पंपी ने आखिरकार उन तीनों से सामना किया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे दिए हैं, अब मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़कियों ने बेरहमी से जवाब दिया, तुम चाहे अपनी जान ले लो या कुछ भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस पैसे चाहिए। वो लगातार उसे दबाव में रखती रहीं और पंपी को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। एक दिन पंपी यादव इतना परेशान हो गया कि उसने जहर पी ली, लेकिन वो बच गया। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार 16 जुलाई के दिन पंपी ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी सारी तकलीफें बयान की। वीडियो में पंपी ने बताया, मैं पिछले 2 साल से इतना परेशान हूँ कि अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहा। मेरे गांव में एक लड़की है जो मेरे घर के सामने रहती है। उसने पहले मुझे फंसाया और अब पिछले 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इस पूरे मामले में एक लड़का अमित भी उसका साथ दे रहा है। तीसरी शख्सियत उसकी सहेली सोनिया है जो मेरठ में रहती है। इन तीनों ने मुझसे अब तक लाखों रुपए ऐंठे हैं और अब भी पैसों की मांग कर रहे हैं। जब मैं उन्हें पैसे देने से मना करता हूं तो वो फिर FIR और जेल भिजवाने की धमकी देते हैं। वीडियो में पंपी ने ये भी कहा था कि कोई लड़की पैसे के लिए अपनी इज्जत को इस तरह दांव पर लगा सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर भी इन्हें पैसे दिए, लेकिन इनकी भूख खत्म नहीं हो रही है। मैं अब और पैसे कहाँ से लाऊं? इनकी वजह से मैंने एक बार पहले भी जहर खा लिया था और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं अब किसी से क्या कहूँ? बस प्रशासन से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि इस लड़की को ऐसी सजा मिले कि वो किसी और की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना कर सके। सरकार को लड़कों के लिए भी ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि हमें भी कुछ सहूलियत मिल सके। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता बचा है और वो है मौत। पुलिस ने जब ये वीडियो देखा तो तुरंत प्राची, अमित और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान प्राची ने पहले इधर उधर की बातें की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सच कबूल कर लिया। प्राची ने स्वीकार किया कि पंपी यादव ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच था। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ IPC की धारा 108 के तहत रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें ये साफ हो गया था कि उनकी ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी ने पंपी यादव को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। पंपी यादव की मौत की खबर जब उसके गांव पहुंची तो उसकी मां सुमन, पत्नी मंजू और अन्य परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता प्रवीण यादव, भाई नितेश और मुकेश और बहनें नीतू और ज्योति की आंखों में आंसू थे। पंपी की आत्महत्या ने उसके परिवार और गांव में गहरा शोक फैला दिया था। उसकी पत्नी मंजू और अन्य परिवार के लोग अत्यंत दुखी थे और ये घटना उनके लिए एक बड़ा सदमा थी। गांव वालों ने भी पंपी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी कहानी सामने आई थी जिसने सभी को चौंका दिया था। सालू शर्मा नामक एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने एक युवक पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और उस युवक को पूछताछ के लिए बुलाया तो हकीकत कुछ और ही निकली। युवक ने पुलिस को बताया
कुछ दिन पहले शाम के लगभग 6 बजे थे। मैं ऑफिस से घर लौटकर कामों में व्यस्त था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। कॉल एक अनजान नंबर से था। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। कुछ बातचीत के बाद उसने अपना नाम सालू शर्मा बताया और कहा कि उसे मुझसे कुछ जरूरी काम के लिए मिलना है। पहले मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है तो मैं फोन काट दिया। हालांकि फोन काटने के बाद युवक के कानों में उस महिला की आवाज गूंजती रही। उसने कुछ मिनट बाद फिर से उसी नंबर पर फोन मिलाया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फोन उठाने पर उसने महिला से पूछा कि उसका नंबर उसे कहां से मिला। सालू ने बताया कि उसकी सहेली सिमरन ने ये नंबर दिया है। युवक को उसकी बातों पर यकीन हो गया और धीरे धीरे दोनों के बीच रोजाना लंबी बातें होने लगी। ये बातचीत दोस्ती में बदल गई और एक दिन दोनों ने मिलने का फैसला किया। 3 दिसंबर का दिन और मेरठ में एक होटल को मिलने की जगह तय किया गया और कुछ देर बाद सालू भी आ गई। दोनों ने पहले बातें की और फिर शारीरिक संबंध बनाए। शाम होते ही जब दोनों होटल से बाहर निकले तो सालू घबराई हुई उसके पास आई और बताया कि बाहर उसके भैया भाभी खड़े हैं और उन्हें सब कुछ पता चल गया है। होटल के बाहर एक स्विफ्ट कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी। अचानक स्विफ्ट कार से 3 लोग बाहर निकले और उस युवक को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अब वो रेप केस में फंसने वाला है। इसके बदले में उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की। युवक ने जब कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं तो उन्होंने उसका मोबाइल लिया और उसकी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने युवक का सिम कार्ड अपने मोबाइल में डालकर उसकी पत्नी को कॉल किया और 5 लाख रुपए की मांग की। फिर उन्होंने उसके भाई को भी फोन किया और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे रेप केस में फंसा देंगे। काफी देर तक युवक के साथ मारपीट करने के बाद उन्होंने मेरठ की एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और पैसे का इंतजाम करने की धमकी दी। युवक को तब समझ आया कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुका है। उसने गैंग को साफ कह दिया कि वो कोई पैसा नहीं देगा और जो करना है कर ले। इसके बाद सालू ने युवक के खिलाफ रेप केस की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। पुलिस ने जांच शुरू की और इस हनी ट्रैप गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में सालू उर्फ सुमैया, उसकी भाभी सिमरन उर्फ रोहिना, दीपक, अनिकेत, फहीम, आसिफ और फिरोज शामिल थे। जांच में पता चला कि सालू शर्मा का असली नाम सुमैया खान है और ये पूरी स्क्रिप्ट फिरोज नाम का एक व्यक्ति लिखता है। वो इस हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड था, जो सुमैया और सिमरन के जरिए पैसे ऐंठता था। इसके बाद गैंग के सभी लोग अलग अलग रोल अदा करते, जैसे कोई भाई बनता तो कोई चाचा, और झूठी तहरीर देकर पैसों की मांग करते। कई लोगों ने पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाया और धोखे से लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया। हालांकि इस पूरी घटना में युवक की भी कुछ हद तक गलती थी। उसने बिना सावधानी बरते एक अनजान महिला से अचानक बातचीत करना शुरू कर दी और अनजान नंबर से आई कॉल पर भरोसा करके उससे मिलने के लिए चला गया। इसके बाद होटल जाकर शारीरिक संबंध बनाना उसके जल्दबाजी और लापरवाही भरे फैसलों को दिखाता है। यदि युवक ने शुरू में ही सतर्कता दिखाई होती या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह ली होती तो शायद वो इस जाल में ना फंसता। उसकी गलती ये थी कि उसने बिना सोचे समझे अपने व्यक्तित्व जीवन को जोखिम में डाल दिया। लेकिन असली दोष उन लोगों का है जिन्होंने साजिश रचकर उसे फंसाया और ब्लैकमेल किया। इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अनजान लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी ने हमें ये सिखाया कि एक छोटी सी गलती कैसे पूरी जिंदगी को पलट सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।